हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा 7वीं की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक, यानी कि जो रेशे होते हैं उनसे कपड़े यानी वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, किस किस तरीके से रेशों का प्रयोग किया जाता है, तब उनसे कपड़े बनते, सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। कक्षा 6 में आपने पादपों पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जातम रेशे कहते हैं। ऊन के रेशों फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून कोश से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन देशों को ऊन में कैसे क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियां बुनी जाती हैं? इस अध्याय में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जांतव रेशे, ऊन और रेशम। सबसे पहले पढ़ते ऊन के बारे में कि ऊन हमें कैसे मिलता है। जो सर्दियों में स्वेटर वगैरह पहनते हैं, ग्लव्स टोपी यूज करते हैं, वो जो जिस ऊन से बनी होती है वो ऊन कहाँ से मिलती है? भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। चित्र 3.1 में यहाँ पे देख, घने बालों वाली भेड़, जो भेड़ के शरीर पे कितने सारे बाल, इन बालों से ऊन बनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। जो जंतु जो हमें ऊन देते हैं, इनके जो पशु हैं, इनके जो शरीर है उसमें बालों की मोटी परत क्यों होती है? क्योंकि बालों की जो अधिक मात्रा में जो हवा होती है वो भर जाती है, और जो वायु है ऊष्मा की कुचालक, यानी कि ये जो हवा है और मोटी परत जो शरीर के ऊपर है, इससे जो गर्मी मिलती है, और जो जंतु है, जो बाल हैं, इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। तो इसी कारण इन जंतुओं के बालों से ऊन बनाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 3.1। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारे शरीर पर भी, हमारे हाथ में, पैर में, हर हमारे जो त्वचा उस पर भी बाल होते हैं। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अव्यवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल ऊन कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है, जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। अब जो भेड़ें होती हैं उनके बालों से ऊन बनती है, लेकिन इनके बाल भी, जो दाढ़ी के बाल होते हैं, रूखे होते हैं, और जो उनके शरीर के बाल होते हैं त्वचा के, वो जो है मुलायम होते हैं। तो मुलायम बालों के लिए कुछ खास किस्म की भेड़ों को जो है पाला जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। ऐसी भेड़ों को उत्पन्न करने के लिए इनके जो जनक होते हैं, जो भेड़ माता पिता होते हैं, उनको ध्यान से उनका जो आगे उनका चयन किया जाता है, ताकि जो मुलायम ऊन हमें मिल सके। और इस प्रक्रिया को, चुनने की प्रक्रिया को, जो वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ों की ऊन ही होती है। चित्र 3.1 में याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ये जो है याक है, इसके शरीर पे जो बाल होते हैं, इनसे भी ऊन बनाई जाती है, जो कि तिब्बत में, लद्दाख में बहुत ही ज्यादा मिलती है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू और एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल, फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉले बनाए जाते हैं, जिन्हें पश्मीना शॉले भी कहते हैं। अब जम्मू कश्मीर जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जो बकरी होती है
उसके जो बाल होते हैं बहुत ही मुलायम होते हैं और उनसे जो शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉलों के नाम से हम जानते हैं। ये जो अंगोरा बकरी होती है, ये अंगोरा बकरी है और ये बकरी है ना, इनके जो बाल होते हैं इनसे भी शॉलें, इनके बालों को भी ऊन में बदल के शॉल बनाई जाती है। बहुत ही कीमती और बहुत ही सुंदर शॉल होती है। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। अब सिर्फ याक बकरी कहने, ऊंट के बालों का भी प्रयोग जो है ऊन के रूप में किया जाता है। ये ऊंट बना हुआ है, इसके बालों का प्रयोग भी जो है ऊन के रूप में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एलोपेका से भी ऊन प्राप्त होती है। अब दक्षिण अमेरिका में जो दूसरा देश है वहाँ पे भी जानवर हैं, लामा है, एलोपेका के जो शरीर उनके जो बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। ये लामा है, इसके सिर पे जो बाल हैं इनसे भी ऊन बनाई जाती है और ये एलोपेका, इसके सिर पे जो बाल होते हैं इनसे भी ऊन मिलती है। उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। अब हम करते हैं क्रियाकलाप 3.3। भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। अब रेशों से ऊन प्राप्त करना, रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गड़ेड़ियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बचा पदार्थ, जो बीज होते हैं जैसे सरसों है या फिर सोयाबीन वगैरह, जो तेल निकाल के बाद जो पदार्थ बच जाता है सूखा हुआ, उसको खली कहते हैं। और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। जो भेड़ होती है उनको पालते हैं क्यों? ताकि अधिक मात्रा में पालते हैं ताकि उनके बालों से जो है उनको प्राप्त किया जा सके। लेकिन भेड़ जो शाकाहारी है, मांसाहारी था तो उसे शाकाहारी है तो घास वगैरह पत्तियां खाने के लिए, इसके लिए जो चरवाहे होते हैं, जो भेड़ को पालने वाले होते हैं, वो लोग अपनी भेड़ों को एक साथ बहुत सारी भेड़ को झुंड का झुंड बना के जो है पहाड़ों के ऊपर लेके जाते हैं ताकि जो भेड़ है वहाँ पे खुद घूमते घूमते अपने हरी पत्तियां, घास वगैरह खा सके। लेकिन सर्दियों के समय उन्हें घरों के अंदर रखा जाता है, उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा वगैरह खिलाया जाता है। ये जो है भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें हैं। नस्ल का नाम, उनकी गुणवत्ता और राज्य जहाँ पाई जाती हैं। लोही के नस्ल का नाम है भेड़ की। इसकी जो ऊन की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। राजस्थान में और पंजाब में ये मिलती है। रामपुर बुशायर ये भी नस्ल का नाम है, जो कि ऊन भूरी ऊन होती है और उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ये मिलती है। नाली यानी कि नली, गलीचे की ऊन, जो गलीचा वगैरह हम अपने घरों में बिछाते हैं, ये इस नली से ही मिलता है। गलीचे की ऊन ये राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में मिलती है। बाखरवाल, ऊनी शालों के, जो ऊनी शाल जो हम यूज करते हैं सर्दी, वो शाल किसे मिलते हैं हमें? बाखरवाल भेड़ की नस्ल से मिलती है, जो कि जम्मू और कश्मीर में मिलती है। मारवाड़ी मोटी रुक्ष ऊन, ये गुजरात में मिलती है। पाटनवाड़ी हौजरी के लिए, जो हौजरी के हम कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, उसके लिए पाटनवाड़ी नस्ल के भेड़ की नस्ल का यूज किया जाता है, प्रयोग करते जो गुजरात में मिलती है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। हमारे भेड़ की जो बहुत सी नस्लें हैं, अलग अलग जगहों पे मिलती हैं और उनको पालने का जो कारण ये है कि उनसे जो अलग नस्ल की भेड़ों को पालने से अलग प्रकार का हमें ऊन मिलता है। ऊन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी एक अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर में बालों की घनी वृद्धि हो जाती तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। जब किसी भेड़ के ऊपर
जो अच्छी जिसकी भेड़ होते हैं, सभी भेड़ों पे जो उनके बाल हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, तो ऊन निकालने के लिए बालों को उसके शरीर से काट लिया जाता है। अब रेशों को ऊन में संसाधित करना, जो रेशे हैं, जो बाल हमने काटा है डायरेक्ट उसको पहन नहीं सकते, उनको बदलना पड़ता है। ऊन में कैसे बदलते हैं? स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। सबसे पहले क्या है? चरण एक, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो भेड़ के बाल होते हैं उसको भी शरीर से, भेड़ के शरीर से बालों को काट लिया जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक नाई है, जब बाल बड़े हो जाते हैं, लोग नाई के पास बाल कटवाने के लिए जाते हैं, तो जैसे नाई उसके बालों को छोटा कर देता है, या फिर कई लोग सर के सारे बाल उतरवा लेते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही उसी तकनीक के द्वारा भेड़ के शरीर से भी जो बाल है उनको हटाया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में हटाया जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों, अब यहाँ पे जो पिक्चर बनी है, भेड़ की ऊन उतारना है, भेड़ के सिर से जो बाल है उसके उतारे जा रहे, उसे काटा जा रहा है। देखिए टंकियों में अभिमार्जन, ये प्रक्रिया देखिए, टंकी के अंदर सभी लोग मेहनत काम में लगे हुए हैं। फिर मशीनों द्वारा अभिमार्जन, फिर मशीनों से जो उनको फिर से बनाया जा रहा है और ऊन का धागा बनाया जाता है। फिर मशीन से जब उनका अभिमार्जन हो जाता है, मशीन जो रेशे हैं ऊन के जो बदल जाते हैं, तो फिर उनका जो गोला ऊन का बनाया जाता है। भेड़ की ऊन के रेशों को संसाधित करने की विभिन्न तरीके, जो अलग अलग तरीके से भेड़ जो ऊन, जो भेड़ के बाल हैं उनको बदल बदल के मशीनों के द्वारा प्रयोग करके उनको स्वेटर बनाने के जो ऊन तैयार की जाती है उनके गोले के लिए तैयार किया जा रहा है, को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जिससे जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है, साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं। जब हम भेड़ के शरीर से बालों को काटते हैं तो उसे तकलीफ नहीं होती, जैसे कि अगर हम घर में बाल कटाते हैं, फिर जब जैसे लोग दाढ़ी शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो उनको भी तकलीफ नहीं होती, दर्द होता है, बिल्कुल वैसे ही भेड़ को भी तकलीफ नहीं होती उसके बालों को काटने में, हटाने में। और जो भेड़ के बाल है ज़्यादातर गर्मियों में हटाए जाते हैं ताकि जो सर्दी वाले मौसम तक उसके बाल जो फिर से पुनः शरीर पर आ जाए और वो सर्दी में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी चरण 2 है, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी, ये टंकियों में डालकर बालों को जो अच्छे से धो रहे हैं, धोने के बाद मशीनें प्रयोग किया जाता है, चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। अब जो भेड़ है उसके शरीर बाल ऐसे उनके आज निकले, फिर कल काटे, फिर निकले, ऐसे एक हर दिन तो बाल काटते नहीं, कई कई महीनों के उसके बाल काटे जाते हैं। जब वो बाल बहुत अधिक घने हो जाते हैं तो उतने महीनों के लंबे समय के बीच में जो भेड़ के बाल होते हैं गंदे भी हो जाते हैं, तो उन बालों को साफ करने के लिए जो धोने का प्रक्रम होता है, बालों को साफ करने का प्रक्रम किया जाता है। और ये जो तरीका है बालों को साफ करने का जो प्रोसेस है वो अभिमार्जन कहलाता है। इसके लिए कहते हैं बड़ी बड़ी टैंकियों के अंदर उनको डालकर साफ किया जाता है। और फिर चरण 3, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। अब क्या करते हैं, बालों को धो के साफ कर ले तो कारखानों में भेज देते हैं, जहाँ पे बालों को जो अलग अलग किया जाता है, कोई पतले बाल हैं, मोटे हैं, कैसे बाल हैं, उन सभी को अपने प्रयोग के हिसाब से उनको अलग अलग किया जाता है। अब है चरण 4, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। जब बालों का बहुत सारे बाल एक साथ जो है धोए जाते हैं, सुखाए जाते हैं, तो लेकिन सुखाने से पहले जो बालों छोटे फूले हुए जो छोटे छोटे रेशे रह जाते हैं, बालों के जो गुच्छे से रह जाते हैं उनको निकाल देते हैं और ये गुच्छे जो है बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। और उसमें से छोटे जो गुच्छे से होते हैं उनको निकाल लेते हैं, उनको फिर से धोया जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है और फिर उनको ऊन बनाने के प्रोसेस में डाल दिया जाता है। अब चरण 5 है,
रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी के सामान्यतः ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। अब जब बालों को धो के सुखा लिया तो उसको क्या, उन बालों को जो रेशे होते हैं बाल के, उसको अलग अलग रंगों में डाल के रंगीन किया जाता है क्योंकि जो भेड़ है या बकरी, उनके जो बाल होते हैं वो ज्यादातर काले होते हैं, भूरे होते हैं, फिर सफेद होते हैं। और हमें जो स्वेटर अलग रंग, लाल नीले पीले हर रंग में मिलता है, तो ये लाल नीला नीला पीला रंग कहाँ से आता है? जब उन रेशों को अलग रंग में डुबाया जाता है, उनको रंगाई की जाती है। अब महत्वपूर्ण चरण, छठा चरण, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। जब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर उसे फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। जैसे कि चित्र 3.8D में लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 3.4। अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। अब हम बात करते हैं रेशम की, सिल्क। रेशम सिल्क के रेशे भी जातन रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। अपनी माताजी, चाची, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह व्यूपा कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ साबित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जो रेशम कीड़ा होता है, जब वो उसकी जो शरीर की बनावट होती है, जिसे हम इंग्लिश में 8 लिखते हैं, उसके तरीके का होता है। और वो क्या करता है कि अपने सिर को उसका जो सिर है उसको एक सिरे से दूसरे तक ले जाता है। और सिर की जब गति बढ़ती है तो उसके अंदर से एक पतला तार का जिससे जो निकलता है, प्रोटीन से बना हुआ जो पदार्थ निकलता है, जो कि सूख जाता है और वही रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके अंगों का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। ये जो रेशम के कीड़े हैं ना, वयस्क रेशम कीट, ये इसमें नर है और ये मादा है, दोनों की पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है। रेशम कीट का जीवन चक्र। ये शहतूत की पत्ती पर अंडे, जो शहतूत का पेड़ होता है उस पर जो रेशम का कीड़ा अक्सर लगता है, तो ये पत्तों के ऊपर उसके अंडे हैं। और फिर ये है रेशम का कीड़ा, जो कि एट जैसा 12 बन जाता है ना, एक सर से आगे तक बढ़ता रहता है। और ये इसका कोकून है। और कोकून में विकासशील कीट, इस कोकून के अंदर जो रेशम कीड़ा आगे बढ़ रहा है, ये उसकी पिक्चर बनी हुई है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम का धागा कैसे मिलता है? जो रेशम का कीड़े से जो कोकून बनता है उसी से रेशम का रेशा जो हमें मिलता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं। उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूगा रेशम, कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। जो रेशम कीड़े होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनकी जो ऊन, जो उसमें रेशा मिलता है, जो रेशम का जो रेशा मिलता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत में व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत में जो रेशम का उत्पादन बहुत ही पुराने समय से होता आ रहा है। क्रियाकलाप 3.5 में विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको दर्जी की दुकान में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी और अथवा शिक्षिका की सहायता से
शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशे जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लिष्ट रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। अब पढ़ना है क्रियाकलाप 6। किसी कृत्रिम संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इनके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3 से 7 करने का प्रयास कीजिए। चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला दीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए कि मादा रेशम कीट था, उसके अंडे हैं। जो कीड़ा है ये रेशम का कीड़ा है और इसके ये अंडे हैं जिनसे रेशम के और भी कीड़े बनते हैं। शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा कैटरपिलर रेशम कृमि। ये जो शहतूत के पत्ते पर रेशम का कीड़ा लगा उन पत्तियों को खाते हैं। ये शहतूत का वृक्ष, इसका वहां पर फोटो बना, उसके पत्ते हैं और ये कोकून है। रेशम कृमि पालन यानी कि रेशम कीड़ों को इस प्रकार से पाला जाता है। कोकून से रेशम तक रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्य स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है जिससे वे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। जो रेशम का कीड़ा होता है एक बार में बहुत सैकड़ों अंडे देता है। फिर उन अंडों को बड़े ही ध्यान से कागज के ऊपर या कपड़े को उठा के जो रेशम बनाने वाले उन लोगों को बेच दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है और उचित ताप के ऊपर एक जो ताप जरूरी जितना उसके अंडों के गर्म करेंगे उतना को गर्म करते हैं। क्योंकि जो रेशम के कीड़े होते हैं वो लगातार खाते रहते हैं, तब तक खाते रहते हैं जब तक कि उस पर कोकून बनने का समय नहीं आ जाता। और जब कोकून बनाने का समय आता है तो लोग खाना बंद कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, बांस की जो पेड़ है, जो बांस के जो डंडे होते हैं उसमें जो आराम से धीरे धीरे घुस जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वेस्ट कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकर द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। अब जो बांस के जो बहुत सारे कोकून जमा हो जाते हैं उनको क्या करते हैं कि उनको धूप में रख दिया, जो कीड़े जो बड़े हैं उससे पहले को धूप में रख दिया जाता है, फिर गर्म पानी में उबालते हैं या फिर उनको भाप में रखा जाता है और इस गर्माहट के कारण जो रेशम का फाइबर होता है वो अलग हो जाता है। फिर इस फाइबर को मशीनों में डालकर रेशम के धागे के रूप में बदल दिया जाता है और इन्हीं धागों से जो रेशम के कपड़े या वस्त्र बनाए जाते हैं।
तो इस अध्याय में हमने जो मुख्य मुख्य वर्ड देखे, प्रमुख शब्द देखे, उनको एक बार देख लेंगे। कोकून, कर्तित ऊन, रीलिंग, अभिमार्जन, रेशम कीट पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट, कैटरपिलर और संसाधन। रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है, अतः रेशम और ऊन जातम रेशे हैं। ऊंट, लामा, एलोपेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। सिर्फ जरूर नहीं कि ऊंट से ही या फिर जो भेड़ है उसके ही बालों से ऊन बनती है, बल्कि ऊंट से भी बनती है, बकरी से भी बनती है। दक्षिण अफ्रीका में जो पशु है, लामा है, एलोपेका, इनके बालों से ऊन को प्राप्त किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय में हमने जो रेशम के बारे में, ऊन के बारे में इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, आप सभी को आसानी से और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।